नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है हमारी क्लास नंबर 11। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अपना जो एक टॉपिक है जो काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो मानव के जो तंत्र थे उस तंत्र के अंदर देखो पाचन तंत्र किया था हमने। ठीक है, उसी तरीके से अपना जो है रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा था। क्या था? रक्त परिसंचरण। ठीक है, अब ये रक्त परिसंचरण थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, एक क्लास इसकी हो चुकी है। अब आज इसके अंदर रुधिर देखेंगे, उसके बाद में एक दिन और जो है टॉपिक आएगा। तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने करेंगे और पूरा इस तरीके से करेंगे पूरा का पूरा याद हो जाए। देखो चाहता तो एक दिन के अंदर निपटा सकता था, 40 मिनट की क्लास के अंदर पूरा टॉपिक निपटाया जा सकता था, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के अंदर और आरबीएससी के अंदर जितना था वो सारा का सारा एज इट इज सारी की सारी लाइनें मैंने इसमें उठा के वो है वो डाल दिए। ठीक है, अब देखो रक्त परिसंचरण के अंदर आरबीएससी के अंदर काफ़ी इजी लेवल पर दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी डेप्थ के अंदर दिया गया। अब देखो इजी लेवल थोड़ा सा संभावना कम रहती है, क्योंकि अपने जो साइंस का जैसे है टॉपिक क्या है, साइंस का, सारे के सारे साइंस के बैठेंगे तो लेवल थोड़ा सा क्या है मॉडरेट टाइप का उसके अंदर रहता है। इसलिए जितना इजी टॉपिक, जितना अपने को इजी लग रहा है एग्जामिनर के लिए प्रश्न बनाना उतने ही ज़्यादा इजी है। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे एक अपने जो मैथ्स के अंदर अपने टॉपिक लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ठीक है, या फिर यूं देख लो कि अपने लग रहा है एलजेब्रा या फिर बीज गणित। ठीक है, और एक होता है जैसे सरल ब्याज, ठीक है, या फिर चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ये टॉपिक लगते हैं, दो कैटेगरी मैंने इसमें बांटी है। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये वाली प्रश्नावलियां आती है ना, अगर ये तीन वाली प्रश्नावली आती है तो आपने देखा होगा कि प्रश्न हमेशा ही एक जैसे टाइप के बनते हैं। मतलब कि अगर जिसने ये टॉपिक जो तीन टॉपिक अगर देख लिए ना, एक बार पढ़ लिए, तो जिंदगी भर उसके प्रश्न कभी अटकेंगे नहीं। रीजन बिहाइंड इस प्रश्नावलियां थोड़ी सी हार्ड है। अगर वो आपके लिए समझने में हार्ड है तो प्रश्न बनाने के लिए, प्रश्न बनाने में भी वो हार्ड है। अब जैसे सरल ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि होगी, ये प्रश्नावलियां क्या होती है, ये थोड़ी सी क्या होती है कि इजी होती है और बैठा बैठा आदमी कभी भी इसमें प्रश्न बना देता है, क्योंकि समझने में इजी है तो एग्जामिनर को भी वो समझ में ज़्यादा आती है, तो प्रश्न ज़्यादा अच्छे लेवल के बनते हैं। अब वैसे ये ब्लड का टॉपिक है, हमेशा से ही ब्लड के जो वर्ग होते हैं, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन दाता है, कौन ग्राही है, ये सभी को पता होता है। तो ये प्रश्न अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर होता है तो वहाँ पर देखने में थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एक लेवल के बच्चे हैं। अब उन एक लेवल के अंदर में भी अपने को क्या होता है छांटने हैं उनको, तो फिर कुछ ना कुछ यूनिकनेस उनको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और जैसे आपने बीएड किया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वस्तुनिष्ठ पेपर जो होता है ना, वो क्या होता है, ऐसा होना चाहिए जो छांट दे। मतलब कि जैसे मान लो 50% क्वेश्चन क्या होते हैं उसके अंदर ईजी होते हैं, 25% जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, जिससे जो कमजोर वाला होता है वो 50% वाले जो अपना स्कोर कर पाता है, मॉडरेट होता है, ठीक ठाक होता है पढ़ने वाला, वो अगले 25% भी सही कर लेता है, मतलब 75% नंबर लाता है। और जो एकदम हार्ड एकदम टफ क्वेश्चन डाले जाते हैं कुछ 15-20%, जिससे क्या है कि वो एकदम टॉप वाली चीज जो क्रीम होती है वो वहां से छट के निकल जाती है। तो पेपर देख लेना, हमेशा ही आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, कुछ प्रश्न हार्ड होंगे, कुछ बहुत ज्यादा ईजी होंगे। तो जो प्रश्न के अंदर हार्ड प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि अगर आपको ब्लड का टॉपिक अच्छे से आता है फिर भी आप देखोगे कि ये नई चीजें कहाँ से आ गई, लेकिन है कहाँ की, वो 10वीं क्लास के अंदर एनसीईआरटी किताब के अंदर दी गई है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ब्लड का टॉपिक। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के अंदर ही अपना ब्लड का टॉपिक है वो कवर है और 2 दिन का टॉपिक है। ठीक है, अब देखो, अब समझने की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जो रुधिर है, रुधिर मतलब कि जो खून है, ये क्या होता है, एक लिक्विड पदार्थ होता है। कैसा होता है, लिक्विड की फॉर्म के अंदर ये होता है। ठीक है, तो कैसा है, देखो तरल संयोजी उत्तक है, थोड़ी सी हिंदी ज्यादा है ना। ठीक है, देखो तरल का मतलब लिक्विड है, संयोजी मतलब जोड़ने वाला है, आपस में कैसे होते हैं, हर एक बूंद आपस में जुड़ी हुई होती है, तरल संयोजी उत्तक है। उसके बाद में देखो आयतन 5 लीटर, मतलब कि आयतन 5 लीटर का मतलब क्या हो गया कि 5 लीटर वाली जो जो बाल्टी होती है ना वो भरी जा सकती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य के शरीर में कितना खून है, तो 5 लीटर खून है, याद रखना 5 लीटर खून है। पर देखो अगर कोई नॉर्मल पेपर होता और विषय विशेषज्ञ का नहीं होता, मतलब कि साइंस के हैं और साइंस का ही पेपर देना सभी के सभी, मतलब विषय विशेषज्ञ का है, तो यहां से ये 2 लाइनें यूं समझ लो कि प्रश्न लायक अपने पेपर में नहीं है। अब ये तीसरी लाइन है ना, यूं समझ लो कि पेपर में छपने की स्टार्टिंग यहां से हो गई है। ठीक है,
अब रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? भ्रूण की मीसोडर्म से। अब देखो स्किन होती है ना, उसके जैसे पार्ट होते हैं, वैसे ही ये पार्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग, मतलब अंदरूनी पार्ट से, मध्य पार्ट से, ऊपरी पार्ट से। तो याद कर लेना मीसोडर्म, ठीक है। ये देखो मीसो कौन सा है, एक ऑनलाइन अपने कोई खरीदारी का ऐसा कोई ऐप भी है मीसो, तो उसे याद रख सकते हैं, मीसोडर्म। वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म कैसा है, देखो वो प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़ा सा सस्ता है, मतलब उच्च क्वालिटी की जो चीज़ें उसके अंदर नहीं आती, थोड़ी क्वालिटी लो रहती है, ठीक है। जैसे मान लो कपड़े मंगाए यहाँ से, ठीक है, क्या कपड़े, ड्रेस ऑर्डर किए, अब कैसे आएगी, वो आ जाएगी 350 रुपये के अंदर, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी क्या होती है, डाउन होती है, ठीक है। क्वालिटी डाउन है अगर कपड़े की, तो क्या होगा, स्किन प्रॉब्लम होने के चांस रहेंगे। तो मीसो और डर्म, डर्म का मतलब स्किन से रिलेटेड होता है, उसको डर्म बोलते हैं। तो मीसो डर्म मतलब मीसो जो ऐप है उसके कपड़ों से कौन सी प्रॉब्लम, डर्म मतलब मीसो डर्म, याद रखना। भ्रूण की उत्पत्ति, भ्रूण के मीसोडर्म से। रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से? भ्रूण की मीसोडर्म से, ठीक है, मीसोडर्म से। अब रुधिर जो होता है ना, वो ऐसे नहीं होता कि लिक्विड चल रहा है तो ये लिक्विड है, नहीं, खाली लिक्विड फॉर्म में नहीं है। इसके अंदर देखो दो चीजें हैं, जैसे मैंगो शेक बनाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, दूध होता है, दूध के अलावा उसमें आम का मतलब जो होता है फल भित्ती होती है वो डाली जाती है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर लिक्विड भी है, उसके अंदर थोड़े पार्ट में सॉलिड भी है। अब इसके अंदर भी ये भी जो इंसानों का मैंगो शेक समझ लो, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या होता है, देखो एक तो होता है लिक्विड होता है खाली, ठीक है। अब लिक्विड के बाद में इसके अंदर कुछ कण के रूप में भी होता है, देखो इस लिक्विड को तो कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है, इस लिक्विड को तो कहते हैं प्लाज्मा। और इसके अंदर जो आपने देखा होगा, वो कई बार जैसे वीडियो के अंदर अपने देखते हैं इस टाइप की, जैसे सिक्के नुमा संरचना होती है, वो सिक्के इसके अंदर होते हैं, अपने को दिखाई नहीं देते, ठीक है। उन सिक्कों को क्या बोलते हैं, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिका, ठीक है। तो किस चीजों से मिलकर बने होते हैं, रुधिर जो बनता है वो एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड पार्ट उसके अंदर है। लिक्विड को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, और सॉलिड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रुधिर कणिकाएं उसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपने वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर सिक्कों जैसी संरचना बीच से दबी हुई होती है और साइड से थोड़ी खुली हुई होती है, उसको कहते हैं रुधिर कणिका। अब ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब इसके अंदर देखना कितने पार्ट अंदर के अंदर पार्ट आते जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, बस ये परसेंटेज है ना, ये छोड़ सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बाकी तो सारा के सारा अपने को रट्टा मारना है, ठीक है। अब देखो, हाँ ठीक है, अब देखो रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा है, ठीक है। अब देखो 55% का मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है ना, मतलब जैसे मान लो 1000 ग्राम है मान लो, ठीक है, उसमें 550 ग्राम जो बाहर है ना वो किसका है, वो लिक्विड का है, मतलब प्लाज्मा का है। और प्लाज्मा किससे बनी होती है, प्लाज्मा लिक्विड है, मतलब 92% उसके अंदर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और 8% उसके अंदर कार्बनिक अकार्बनिक मतलब कार्बन वाले पदार्थ और अकार्बन वाले पदार्थ जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। याद क्या करना है, ठीक है। ये एक क्या है, संयोजी उत्तक है, मीसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। 5 लीटर इस कितना होता है, आयतन कितना, तो 5 लीटर होता है। और रुधिर को 2 भागों के अंदर बांटा गया, वो 2 भाग कौन कौन से हैं, तो एक है प्लाज्मा और एक है रुधिर कणिकाएं, मतलब कणिका, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में पूरा अगर पढ़ें तो सबसे पहले आप अपनी लाइन पढ़ी थी, 55% जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, मतलब प्लाज्मा होता है। अब इस 55% का भी 92%, 92% क्या है इसके अंदर, ये इसके अंदर जल होता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर, जल पाया जाता है। 8% क्या है, कार्बन और अकार्बन। ये अगर छोड़ना चाहो, याद ना करना चाहो तो ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब देखो प्लाज्मा का रासायनिक संगठन क्या होता है, मतलब किस किस चीज से प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो एक चीज तो आपने पढ़ ली कि 92%, 92% तो इसके अंदर क्या होता है, जल होता है। भाई लिक्विड है तो ज्यादातर उसके अंदर क्या पाया जाएगा, जल ही पाया जाएगा। अब देखो इंट्रोडक्शन यहां से स्टार्ट हो जाता है, ये शब्द अपने को याद रखने, जो भी साइंटिफिक शब्द आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, समझ लेना वहां से इंपॉर्टेंस शुरू हो चुकी है। भाई प्रोटीन है, अब प्रोटीन अपने टॉपिक है, तो अब देखो इसके अंदर फाइब्रोनोजन, ठीक है, फाइब्रोनोजन ये कहां पर है, देखो रुधिर के अंदर है, ठीक है। इसको हमने लीवर के अंदर भी पढ़ा था, लीवर के अंदर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। पीलिया किसके कारण से होता है, पीलिया जो होता है वो लीवर के अंदर
प्रॉब्लम के कारण से होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। डाइजेशन का काम कौन करता है? लो डाइजेशन। लो डाइजेशन का मतलब लीवर आपका क्या है? वीक है। जब भी कोई खाना खाते हैं शरीर में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचयन कौन करता है? लीवर करता है। उसके बाद में एक हमने देखा था कि पित्त रस रहता तो पित्ताशय में है, ठीक है, लेकिन इसको बनाता कौन है? तो लीवर बनाता है। तो लीवर वही वाला लीवर है, ठीक है। यहां पर क्या है? फाइब्रोनोजन हमने लीवर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा में कौन कौन सा प्रोटीन है? तो फाइब्रोनोजन है, ठीक है, एल्ब्यूमिन है, ये याद करने पड़ेंगे, और ग्लोब्यूमिन है, ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन है। अब देखो ये क्या है, पूरी की पूरी स्टोरी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो होता क्या है कि जब कहीं पर चोट लगती है ना, तो वहां पर क्या होता है? पहले तो कट जाता है, कट जाने के बाद में यहाँ पर आपने अगर सॉफ्ट टॉयज देखे हैं, मतलब कि जैसे वो एक अलग टाइप का कपड़ा होता है, उसके सॉफ्ट टॉयज बनते हैं, गुड़िया वगैरह बनते हैं, छोटे छोटे कुत्ते बनते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो सामान भरा जाता है उसको फाइबर बोलते हैं, मतलब रुई जैसी होती है, मतलब थोड़ी खुली खुली रुई जैसी होती है, तो उसको फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो फाइब्रोनोजन क्या करता है? जहां पर भी चोट लगती है वहां पर फाइबर जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब जालीनुमा संरचना बनाता है, जिससे क्या है, जैसे आपने देखा होगा पहले खून तेज चल रहा है, थोड़ी देर बाद में खून धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। रीजन बिहाइंड दिस कि वहां पर फाइब्रोनोजन आ जाता है, वो अपने फाइबर की सीट बनाना स्टार्ट कर देता है, फाइबर की सीट बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण से रुधिर जो है रुकने लग जाता है। तो फाइब्रोनोजन कहां पर? रुधिर के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये फाइबर बनाने का, खून को रोकने का काम करता है। उसके अंदर देखो एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, एक प्रोटीन होता है, एक ग्लोब्यूमिन होता है, ठीक है, एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये याद करने पड़ेंगे भाई। थ्रोम्बस क्या होता है? थ्रोम्बस जो अपने ब्लड क्लोट होता है ना, मतलब क्लोटिंग को थ्रोम्बस बोलते हैं। तो ये क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। तो दो चीजें अपने को याद हो चुकी, एक फाइब्रोनोजन होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन मतलब थ्रोम्बस, मतलब कि छोटी सी जैसे गांठ टाइप बन जाना, वहां पर एक ब्लड क्लोट हो जाना। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। उसके बाद में देखो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन, ये दोनों अपने को याद करने हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से लवण होते हैं? इसके अंदर Na होता है, K होता है, Fe होता है, फ्लोराइड होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट होते हैं। ये याद चाहे, अगर ना करना चाहें तो ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सेकंड। अब देखो अन्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? खाद्य पदार्थ, ग्लूकोज होता है, विटामिन। अब देखो ब्लड के अंदर तो ये सारी चीजें होती है, फिर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्यों होता है? देखो रुधिर का जब थक्का बनता है तो ग्लोब्यूमिन ये सब है, तो ये इसके अंदर तो ग्लूकोज की मात्रा होती है, इसीलिए ग्लोब्यूमिन बना है। इसका मतलब रुधिर के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा नो डाउट पाई जाती है। उसके बाद में विटामिन होते हैं, हार्मोन का आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि खून तो एक बस की तरह है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। किस किस को ले जाता है? तो हार्मोन को लेकर जाता है, विटामिन, प्रोटीन, ग्लूकोज, सभी चीजों को लेकर जाता है। अब उस बीच में आप क्या करते हैं? कहीं पर मान लीजिए आपकी चोट लग गई, तो वो ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन वो कहाँ पर आ जाता है? वो बाहर बहने लग जाता है। इसका मतलब बहने लग जाता है, इसका मतलब खून के अंदर ग्लूकोज भी होता है, विटामिन भी होता है, और हार्मोन की मात्रा भी उसमें पाई जाती है। अब देखो रुधिर प्लाज्मा के कार्य, रुधिर प्लाज्मा के क्या क्या कार्य? देखो हार्मोन व पचे हुए भोजन का संवहन करना, ये मैंने आपको बताया था कि रुधिर एक ट्रांसपोर्टेशन वाली बस की तरह है। ये क्या करता है? ये हार्मोन को पचे हुए जो खाना होता है उसको, ग्लूकोज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर मान लो कोई रोग, एंटीबॉडीज है, वो कहाँ पर होती है? वो खून के अंदर। इसका मतलब खून जो है एंटीबॉडीज का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। एंटीबॉडीज मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होते हैं उस वो भी प्रदान करता है। साथ ही साथ में उष्मा का समान वितरण करता है। मैं मान लो जैसे अपने क्या होता है कि सर्दियों के अंदर अपने क्या करते हैं? आग के आगे हाथ लगाते हैं, लेकिन अपने को पूरे शरीर में महसूस होता है कि वो जो थोड़ी सी सर्दी जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। रीजन बिहाइंड दिस, जब खून यहाँ से निकलता है वो उष्मा ग्रहण करता है, वो शरीर के अन्य अंगों तक भी वो पहुंचाता है, तो उष्मा का समान वितरण होता है। अब देखो सबसे पहले देखो अपने क्या था? प्लाज्मा था। प्लाज्मा हम क्या पढ़ चुके हैं? अब प्लाज्मा के बाद में देखो, ठीक है, देखो प्लाज्मा के बाद में अपने जो था वो रुधिर कणिकाएं था, ठीक है, रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो यहां से अपने रुधिर कणिकाएं स्टार्ट है,
और बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो ये रुधिर का 40 से 45% भाग बनाता है। देखो पहला क्या था, पहला 55% था प्लाज्मा, ठीक है। अब देखो 45% है, क्या है, ये है रुधिर कणिका, ठीक है। तो पूरे 100% हो गए, कोई हिसाब देखो कोई बाकी नहीं रहा ना। इसका मतलब एक 55% है, एक 45% है। ये रुधिर का 40 से 45% भाग बनाता है। रुधिर में 3 प्रकार के रुधिराणु होते हैं, ठीक है। और वो 3 प्रकार आपने पढ़े हुए हैं, एक लाल रुधिराणु, एक श्वेत मतलब एक आरबीसी, ठीक है, एक डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और एक उसके अलावा क्या है, रुधिर पट्टिकाएं, ठीक है, रुधिर पट्टिकाएं, ठीक है। ये 3 टाइप आपने पढ़े हुए होंगे। लेकिन अब देखो लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, श्वेत मतलब डब्ल्यूबीसी जो है, अब इसको जो है आगे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक ग्रेन्युलाइट्स होता है और एक एग्रेन्युलाइट्स होता है, ठीक है, एक ग्रेन्युलाइट्स है और एक एग्रेन्युलाइट है, याद करना है ये, ठीक है। ठीक है, अब देखो रुधिर कणिका, ठीक है, और एक था अपना प्लाज्मा, ठीक है, एक था प्लाज्मा, ये था रुधिर। रुधिर को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक है प्लाज्मा, एक है रुधिर कणिकाएं, ठीक है। उसके बाद में देखो रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक था लाल रुधिर कणिका, एक है सफेद रुधिर कणिका, और एक है पट्टिका, पट्टिका अणु, ठीक है। अब ठीक है, अब फिलहाल आपने चल रहा है सफेद। सफेद को देखो 2 भागों में बांटा गया, एक ग्रेन्युलाइट्स, ग्रेन्युलाइट्स, और एक होता है एग्रेन्युलेट्स, ठीक है। अब उसके बाद में देखो और डिवाइडेशन किए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये ग्रेन्युलाइट्स है ना, ये 3 भागों में बांटा गया है, इनके अलग अलग कार्य है। क्या है इनके अलग अलग कार्य है, देखो एक है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, एक है इओसिनोफिल्स, ठीक है, और थर्ड है बेसोफिल्स, ठीक है। इनके अलग अलग कार्य है, जैसे यसोनोफिल है वह एक एलर्जी से बचाने के कार्य करते हैं, तो अलग अलग है, ठीक है। अब देखो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, यहां पर है लिम्फोसाइट्स व मोनोसाइट, ठीक है। अब देखो ग्रेन्युलाइट में याद करना है कि न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स है, इयासोनोफिल्स है और बेसोफिल्स है। क्या है, बेसोफिल्स है, ठीक है। और देखो एक ग्रेन्युलाइट्स के अंदर क्या है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये इस तरीके से इसका डिवाइडेशन किया गया है। अब इनके कार्य जो है ना वो अपने को यहाँ पर पढ़ने, ठीक है। अब देखो, अब कार्य देखो, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले रुधिर कणिका आएंगी, उसके बाद में श्वेत रुधिर कणिका आएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिका, अब इसको पढ़ते हैं। देखो कुल रुधिर का 99%, ठीक है, 99% क्या है, आरबीसी होता है। अब ये परसेंटेज अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो स्तनधारियों में केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊंट व लामा में केंद्र उपस्थित रहते हैं। देखो याद करने वाली चीज क्या है कि ये प्रश्न जो है आने की संभावना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न आया हुआ है ऑलरेडी। जो स्तनधारी होते हैं मतलब जैसे मनुष्य हो गया, गाय भैंस बकरी, ये सब जो हो गए, ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो है ना रुधिर कणिकाएं होती है, उनके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता, उसमें केंद्रक नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। लेकिन ऊंट जो होता है ना, अपना ऊंट जो होता है उसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। और देखो ऊंट की लामा कोशिका के अंदर, ऊंट की जो लामा कोशिका के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो केंद्रक उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो ये अपवाद है, ये अपवाद याद रखना है, ठीक है। देखो मनुष्य में या फिर स्तनधारी में, स्तनधारी में केंद्रक मतलब स्तनधारी की रक्त कोशिका में, रक्त
रक्ताणु के अंदर उपस्थित नहीं होता, लेकिन ऊंट की लामा कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, ऊंट की लामा कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, ये ऊंट जो है ना, ये लद्दाख साइड में जो दो कुबड़ वाले ऊंट होते हैं ना, ये उनकी बात की जा रही है। ठीक है, उन ऊंटों के अंदर क्या होता है कि केंद्रक जो है वो उपस्थित रहता है। अब देखो नेक्स्ट, अब लाल रंग करता क्या है? लाल रंग देने का काम कौन करता है, ये याद होना चाहिए। लाल रंग कौन देता है? तो हीमोग्लोबिन जो Hb है ना, वो Hb अपने को क्या देता है? हीमोग्लोबिन जो है वो अपने को रेड रंग, शरीर के अंदर लाल रंग देने का कार्य करता है। इरिथ्रोसाइट्स रक्ताणु में उपस्थित होते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर भी क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। देखो इरिथ्रोसाइट जब भी मैं देखता हूँ ना, तो मुझे एक ही चीज याद आती है, लाल रंग। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी चीज थ्रो करते हैं, फेंकते हैं ना, मतलब कोई भी चीज फेंकी और वो किसी के ऊपर जाकर लगेगी तो खून आएगा तो लाल रंग। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट्स पूरा का पूरा, मेरे को ये आरबीसी क्लियर हो जाता है जब मैं ये एक शब्द देखता हूँ। पूरे एक शब्द के अंदर पूरी की पूरी एक परिभाषा है इसकी। इरिथ्रोसाइट्स, कोई चीज फेंकी तो खून आएगा तो लाल रंग देगा। और लाल रंग देने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन का इरिथ्रोसाइट्स जो है वो रक्ताणु में लाल रंग देने का कार्य करता है। अब देखो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी, ये तो चीज बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि जो क्लास शुरू हुई है, 10-12 क्लास जो भी हुई है, तो ये 10-12 बार मैं बता चुका हूं कि खून जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हर चीजों का परिवहन का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। अब देखो रक्ताणु या फिर इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। कुछ चीजें जो है वो याद करने वाली है। देखो सबसे पहले देखो, लाल रंग हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब पूछ लिया जाए हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट, तो हीमोग्लोबिन के अंदर इरिथ्रोसाइट्स ये क्या दे देगा? ये लाल रंग दे देगा, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, लाल रंग देने के लिए उत्तरदायी। अब ये इरिथ्रोसाइट्स है ना, ये खुद कहां से आता है? ये आता है अस्थि मज्जा से। ठीक है, अस्थि मज्जा के अंदर क्या होता है? इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका जीवन काल याद कर लेना, एकदम रट्टा लगा लेना, 120 दिन। ठीक है, 120 दिन क्या होता है? मतलब वास्तव में क्या होता है कि जैसे मनुष्य का जो खून होता है ना, मतलब आज जो आरबीसी बनी है ये 120 दिन तक जिंदा रहेगी। 120 दिन बाद में ये क्या होती है? लीवर के अंदर जाती है और वहां पर क्या होती है? ये नष्ट हो जाती है। मतलब अस्थि मज्जा के अंदर या लीवर के अंदर जो है जाती है और वहां पर नष्ट होते रहते हैं। मतलब अस्थि मज्जा में क्या होता है? देखो रक्ताणु का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना है? 120 दिन है। ठीक है, अब निर्माण होता है, इतने सारे आरबीसी रोज बनती है और रोजाना नष्ट होती है, तो फिर ये जाति कहां पर है? अब ये देखो ये जाति कहां पर है? लाल रक्त कणिकाएं यकृत में, पलीहा के अंदर और अस्थि मज्जा में नष्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 3 ऑप्शन क्यों दिए गए हैं? देखो 3 ऑप्शन इसलिए हैं क्योंकि जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसके अंदर अस्थि मज्जा के अंदर ही क्या होता है? दोनों कार्य होते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर देखो 3 ऑप्शन होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहां पर? यकृत, पलीहा और अस्थि मज्जा में 3 जगह नष्ट होते हैं। कहां पर नष्ट होते हैं? देखो बनते हैं अस्थि मज्जा से हैं और नष्ट इन तीनों जगह पर ये होते हैं। तो पूछा जा सकता है सबसे पहला ऑप्शन कि लाल रंग के लिए उत्तरदायी तुम हीमोग्लोबिन बोलोगे, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन और भी दिए गए होंगे। अगर इरिथ्रोसाइट्स ऑप्शन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर इरिथ्रोसाइट्स को रखेंगे। अब इस इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और अंत कहां पर होता है? तो यकृत, पलीहा व अस्थि मज्जा में नष्ट होते हैं। मतलब अलग अलग है, बच्चों के अंदर अलग है। ठीक है, और बड़ों के अंदर जो है वो अलग सिस्टम है। देखो पलीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। देखो बच्चों के अंदर क्या होता है? बच्चों के अंदर अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। ठीक है, और अंत भी अस्थि मज्जा में, जहां से शुरू वहां पर खत्म। ठीक है, अस्थि मज्जा में ही बनता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में खत्म हो जाता है। कौन? इरिथ्रोसाइट्स की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन जो अपने जो जन्म लेने के बाद में जो होते हैं, मतलब कि एडल्ट जो होते हैं, वयस्क, उनके अंदर क्या होता है? निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इनका जो अंत जो होता है वो होता है पलीहा के अंदर। ठीक है, इसलिए पलीहा को क्या कहते हैं?
कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। हीमोग्लोबिन भी उपचयित होकर पीले रंग का वर्णक बिलीरुबिन बनाता है। अब ये चीज देखो, बिलीरुबिन कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन भी उपचयित होकर पीले रंग का वर्णक बिलीरुबिन बनाता है, ठीक है। मतलब देखो, जो हीमोग्लोबिन का पार्ट है इरिथ्रोसाइट्स, ये बनता अस्थि मज्जा में है और अंत जो है प्लीहा के अंदर हो जाता है। अंत प्लीहा के अंदर होने के बाद में यही क्या बनता है, येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बिलीरुबिन बनाता है। तो ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन किसके अंदर चेंज होता है? बिलीरुबिन के अंदर चेंज हो जाता है। किसमें? बिलीरुबिन के अंदर चेंज हो जाता है। अब देखो, अब नेक्स्ट है श्वेताणु, मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब देखो, इनका क्या होता है, ये व्हाइट नाम जरूर है लेकिन ये रंगहीन होते हैं, इनके अंदर कोई भी रंग नहीं होता है। जैसे पानी होता है, पानी को जनरली हम कहते हैं सफेद है, लेकिन वास्तव में वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, क्लास 3, ठीक है, तीसरी क्लास के अंदर आता था। उसी तरीके से श्वेत रुधिर अणु, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये भी सफेद नाम में जरूर आता है लेकिन वास्तव में ये सफेद नहीं होते, ये होते हैं रंगहीन, ये होते हैं रंगहीन। और ये 4 से 5 दिन का इनका जीवन काल। कैसे याद करें? देखो, सफेद कपड़ा होता है वो कितने दिन पहन सकते हैं? 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 4 से 5 दिन, ठीक है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होगा वो क्या होगा? कम होगा। और लाल रंग का कपड़ा होता है वो कितने दिन पहन सकते हैं? वो पहन सकते हैं 120 दिन, ठीक है। और सफेद जो है वो कितना? 4 से 5 दिन, ठीक है। अब मेरे जैसों के लिए तो सफेद भी 120 दिन में पहन सकता हूं, लेकिन अपने को याद क्या रखना है, लाल जो है वो 120 दिन और सफेद जो है वो कम चलेगा, मतलब 4 से 5 दिन उसका क्या होता है? जीवन काल होता है। अब निर्माण कहां पर होता है? निर्माण एक ही जगह, ठीक है, अस्थि मज्जा के अंदर या लसिका उत्तकों के अंदर। याद क्या करना है? अस्थि मज्जा के अंदर क्या होता है? श्वेत और रेड ब्लड सेल्स, मतलब सफेद रुधिर कणिकाएं का जो होता है क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखो, अब जो यहां से जो है ये नई चीज है, ग्रेन्युलाइट्स आएगा, एक ग्रेन्युलाइट्स आएगा। ग्रेन्युलाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ठीक है, इयासोनोफिल्स आएंगे और बेसोफिल्स आएंगे। इनको किसी ना किसी तरीके से करते हैं याद, ठीक है, कोई ना कोई ट्रिक से इनको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, न्यूट्रोफिल्स क्या है? इसका कार्य जीवाणुओं व अन्य बाह्य पदार्थों का भक्षण करना है। कैसे याद करेंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने पढ़े, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वास्तव में जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो झटका मारते हैं, करंट मारने का कार्य करते हैं। करंट कैसे मारते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वास्तव में करंट क्या होता है? वास्तव में करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? झटका मारते हैं, मतलब इंसान का भक्षण कर देते हैं, इंसान को खा जाते हैं। तेज झटका लग गया तो इंसान को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स भी क्या करेगा? ये फीलिंग्स को खत्म कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, फीलिंग्स को खत्म कर देगा। मतलब जब इंसान मर जाएगा तो फीलिंग्स खत्म हो जाएगी, मतलब भक्षण करने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखो, भक्षण किसका करेगा? देखो, नाम क्या है? न्यूट्रोफिल्स। फीलिंग्स को न्यूट्रल कर देगा, एकदम उदासीन कर देगा। उदासीन कब होती है? जब इंसान मर जाता है, मतलब भक्षण करने का कार्य। भक्षण किसका कर रहा है? जीवाणुओं का व अन्य बाह्य पदार्थों का भक्षण कर देता है। एक चीज आपको पता होगी, मैंने जो पाचन तंत्र के अंदर बताया था कि जब खाना खाया जाता है तो कुछ जीवाणु शरीर के अंदर चले जाते हैं, HCl उसको पचा लेता है, ठीक है, HCl उसको पचा लेता है। अब वो जो चीजें नहीं पचती और खून के अंदर फिर से अशुद्धियां चली जाती हैं, अशुद्धियां भी शुद्ध होने के लिए हड्डी के पास में जाती है, शुद्ध होने के बाद में फिर वो शरीर के अंदर उसका वितरण कर दिया जाता है। तो अशुद्धियां जो शुद्ध होने का जो काम जो करते हैं ना, वो न्यूट्रोफिल्स ही करता है और अशुद्ध पदार्थों का भक्षण कर लेता है। मतलब कि जो खून के अंदर मान लो कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया है उसको नष्ट करेगा, नष्ट करने का काम कौन कौन करेगा? तो न्यूट्रोफिल्स करेगा। अब इयासोनोफिल्स, देखो, इयासोनोफिल्स मतलब ई से है, ई से एलर्जी होता है। देखो, परजीवी संक्रमण तथा एलर्जी प्रतिक्रियाओं के समय में इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब करता क्या है? इयासोनोफिल्स क्या करता है? जब भी शरीर के अंदर कोई प्रतिजीवी आता है, परजीवी को एंटर करता है, ठीक है, तो या फिर एलर्जी का कोई कण एंटर करता है ना, तो ये सबसे पहले कहते हैं मैं जाऊं, सबसे पहले मैं जाऊं, मैं देखूं, ठीक है। ये क्या है? इयासोनोफिल्स। याद कैसे? ई से इयासोनोफिल्स, ई से एलर्जी। मतलब जैसे भी एलर्जी के जो कोई कण होंगे या परजीवी शरीर के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले आगे कौन जाएंगे?
ये इयासनोफिल्स के जो सैनिक है ना, ये सबसे आगे जाते हैं भाई। डब्ल्यूबीसी को भी तो कहते ही सैनिक है, शरीर का रक्षक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर अलग अलग विभाग है, ये फौजियों की तरह है। कोई कहता है, अब मैं आगे जाऊंगा, अलग अलग जो स्पेशलिस्ट है, ये एलर्जी स्पेशलिस्ट है। तो जब भी एलर्जी होती है या कोई ना कोई परजीवी एंटर करता है, तो ये वाली फौज जो है ये सबसे पहले आगे जाती है। नाम है इसका इयासनोफिल्स, ठीक है। ये क्या है, ई से एलर्जी वाले समय आगे जाती है। उसके बाद में बेसोफिल्स, ये देखो हिस्टामिन, हिस्टामिन व हिपेरिन उत्पन्न करते हैं। बेसोफिल्स क्या होती है, ये हिस्टामिन या हिपेरिन जो है ये उत्पन्न करती है, ठीक है। ये देखो जैसे ब्लड क्लॉट होता है ना, ब्लड, अब देखो हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन का टीका तब लगाया जाता है जब ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाती है गलत जगह पर। भाई ब्लड क्लॉटिंग अपने को जहां पर चोट लगी है वहां पर करनी है, ठीक है, सही बात है, वहां पर अपने को हिपेरिन नहीं लाना है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि दिमाग के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया, तो उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हिपेरिन के इंजेक्शन उसको लगाए जाते हैं, ठीक है। हिपेरिन के इंजेक्शन उसको लगाए जाते हैं, याद कर लेना भले, या फिर किसी से पूछ के देख लेना जिसको कभी अंदर ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है, उसको हिपेरिन की इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, वो एंटी ब्लड क्लॉटिंग होते हैं, मतलब शरीर के अंदर जहां पर क्लॉट नहीं करना होता है, जब वहां पर क्लॉटिंग होने लग जाती है तो वहां पर क्या होता है, बेसोफिल्स आगे जाते हैं कि मैं जाऊं, ठीक है। क्यों क्यों जाना है, वो इसलिए जाना है कि जब कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग गलत जगह पर हो जाती है तो उसको रोकने के लिए हिपेरिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब अंदर बेसोफिल्स की कमी होती है। और कमी नहीं होती है तो फिर किसके कारण से नहीं होती, ये हिस्टामिन व हिपेरिन उत्पन्न करता है कौन, तो बेसोफिल्स करता है, ठीक है। इसको देखो, देखो ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स, ये फीलिंग्स को न्यूट्रल कर देता है, मतलब इंसान का भक्षण कर देता है, खा के खत्म करता है ये, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रोफिल्स। इयासनोबेसोफिल्स, जब भी कोई एलर्जी या परजीवी एंटर करता है तो सबसे पहले जो सेना लेकर जाते हैं वो यही जाते हैं। उसके बाद में बेसोफिल्स क्या करता है, ये क्या होता है, कोई चीज बेसी होती है ना, बेसी मतलब एक्स्ट्रा है, मारवाड़ी में बेसी बोलते हैं, कोई चीज बेसी होती है ना, उसको कंट्रोल करते हैं। भाई शरीर के अंदर रुधिर का थक्का जम गया, एक्स्ट्रा है, शरीर के अंदर नहीं जमना था, एक्स्ट्रा है, इस बेसी को खत्म करने के लिए हिपेरिन उत्पन्न करता है, ये हिपेरिन उत्पन्न करता है, शरीर के अंदर हिपेरिन उत्पन्न करता है। जैसे ही कहीं पर ब्लड क्लॉट होता है, ये बेसोफिल्स कहता है अरे कुछ बेसी आ गया, कुछ बेसी आ गया, तो जैसे ही ये बोलता है तो ये हिस्टामिन और हिपेरिन शरीर उत्पन्न करने लगता है और वहां पर ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो ये याद करना है ग्रेन्युलाइट्स के अंदर। अब बात आती है एक ग्रेन्युलाइट्स, ये क्या है, किसी भी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती। इसका केंद्र कैसा होता है, अंडाकार व सेम के बीच की आकृति का होता है। अब ये आपको लग रहा होता है ग्रेन्युलाइट से एग्रेन्युलाइट में क्या अंतर है, तो अंतर यही है, एग्रेन्युलाइट क्या है, इसके अंदर एक तो कोई रुधिर कणिका नहीं है, एकदम खाली कमरे की तरह होता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती। इसका केंद्रक कैसा होता है, अंडे जैसा होता है, इसका केंद्रक होता है अंडाकार या फिर सेव के आकार का, सेम या फिर सेव के आकार का, सेम की बीज की आकृति का होता है, ठीक है। अब मेन पॉइंट ये है, इसके बारे में देखो कोई नहीं पूछेगा कि इसकी आकृति कौन सी होती है, क्या नहीं है, क्या है, ठीक है। याद क्या करना है, आप देखो इसके अंदर क्या होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स क्या है देखो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स क्या है की बात करते हैं। लिम्फोसाइट का जीवन काल क्या होता है, 2 दिनों से लेकर 100 दिनों तक हो सकता है। आवश्यक प्रतिरक्षियों के निर्माण का कार्य करता है। लिम्फोसाइट तो आपने सुना ही होगा कि ये क्या करता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। मतलब वैसे तो ये क्या है कि ये जो कमांड देता है ना कि अरे परजीवी आ गया, अरे एलर्जी वाले सबसे पहले आगे आ जाओ, तो एलर्जी वाले दौड़ते हुए आगे आते हैं, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, लिम्फोसाइट्स यहाँ का हेड है। मतलब जैसे फौज के अंदर हेड होते हैं ना, वैसे खून के अंदर हेड कौन है, लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट कहता है कि आवश्यक प्रतिरक्षी निर्माण करना स्टार्ट कर दो। मतलब जैसे ही मान लो एलर्जी के कण एंटर हुए तो ये बोलेगा कि एलर्जी के कण एंटर हो चुके हैं, ये बोलने का काम तो करेगा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब ये सुनते ही इयासनोबेसोफिल्स आगे आ जाएंगे कि एलर्जी वाला मैं हूं, कहते काम चालू कर दो। तो मतलब कि क्या हो गया, लिम्फोसाइट्स क्या करता है, ये कमांड देने का कार्य करता है, आवश्यक प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। आवश्यक प्रतिरक्षियों का निर्माण कौन करता है,
तो लिम्फोसाइट्स जो है आवश्यक प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। और ये तो आपको वैसा भी बिना ट्रिक ही याद होना चाहिए कि प्रतिरक्षी के लिए कौन जिम्मेदार है, लिम्फोसाइट्स कौन निर्माण करता है। तो अगर आपने कोई रिपोर्ट कराई है तो आपने उसमें लिम्फ्स देखे होंगे, रिपोर्ट के अंदर लिम्फ्स की संख्या लिखी होती है, उसकी रेंज लिखी हुई होती है। तो ब्लड जब टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर लिम्फ्स की संख्या ही बताती है कि प्रतिरक्षा तंत्र आपका कैसा है, ठीक है। और इसके देखो इसका जीवन काल कितना है, 2 से लेकर 100 दिन के बीच में इसका क्या होता है, जीवन काल इसका होता है। 2 से लेकर 100 दिन के बीच में इसका जीवन काल होता है। उसके बाद में देखो मोनोसाइट्स, मैं से मारक कोशिकाएं होती है, ठीक है। मारक या भक्षणकारी होते हैं, इन्हें वृहद भक्षकाणु भी कहते हैं, ठीक है। वृहद भक्षकाणु भी इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मैं से मोनोसाइट्स, मैं से मारक, ठीक है। अब मारक है मतलब भक्षण कर लेंगे, इसलिए इनको क्या बोलता है, वृहद भक्षण अणु भी इनको कहा जाता है। तो वृहद भक्षण अणु है मतलब ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है तो सबसे पहले लाइन के अंदर कौन खड़े रहेगा, मतलब जब भी शरीर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत एंटर करता है तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन किसकी होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंड ये कौन करता है, ये वृहद भक्षकाणु या फिर मोनोसाइट्स इसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो देखो वृहद भक्षकाणु व न्यूट्रोफिल्स मिलकर शरीर के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाते हैं। तो ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि शरीर में रक्त में, ठीक है, रक्त में प्रथम पंक्ति में कौन उपस्थित रहता है, ठीक है। तो कौन रहता है, वृहद भक्षकाणु और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मैंने आपको बताया था काम कि न्यूट्रोफिल्स ये फीलिंग्स को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। फीलिंग्स न्यूट्रल किसके अंदर होती है, मरने के बाद में फीलिंग्स न्यूट्रल हो जाती है, बिल्कुल जो ग्राफ होता है वो प्लेन हो जाता है। मतलब न्यूट्रोफिल्स क्या है, ये क्या करेगा, ये भक्षण करने का कार्य करता है। और भक्षण करने वाला तो फर्स्ट लाइन में रहेगा भाई। कोई भी देश के अंदर मान लो जो सेना है, देश के अंदर पुलिस की सेना भी होती है, फौज वाली सेना भी होती है, जो खतरनाक वाली होती है वो बॉर्डर पर रहती है। कहां पर रहती है, बॉर्डर पर रहती है। उसी तरीके से बॉर्डर कौन सा है, पहली लाइन के अंदर कौन होगा, मारक, मतलब मार के वहीं पे काम खत्म करने वाला। तो न्यूट्रोफिल्स और वृहद भक्षकाणु ये दोनों क्या है, ये दोनों ही मारक है, ठीक है। देखो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और एक है अपना मोनोसाइट्स। देखो मैं से मोनोसाइट, मैं से मारक कोशिका, ये भी मारने वाला है। न्यूट्रोफिल्स ये भी फीलिंग्स को न्यूट्रल कर दे, ऐसा है। मतलब पहली लाइन के अंदर खतरनाक वाले लोग खड़े रहेंगे। एक तो है मोनोसाइट्स और एक है न्यूट्रोफिल्स। ये याद रहना चाहिए कि पहली लाइन के अंदर ये दोनों खड़े रहेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, देखो रुधिर पट्टिका। रुधिर पट्टिका, अब इसके बारे में जानते हैं। देखो 3 पार्ट थे, एक था प्लाज्मा, एक लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, और उसके बाद में रुधिर पट्टिका, ठीक है। अब रुधिर पट्टिका के अंदर क्या है, ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती है। रुधिर पट्टिका केवल किस में पाई जाती है, स्तनधारी जो स्तनपान करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जैसे गाय बकरी भेड़ जो हो गए, ये स्तनधारी है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, रुधिर पट्टिका पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। अब देखो मैंने एक कहानी आपको बताई थी कि इसके अंदर अपने जैसे जहां पर चोट लगती है वहां पर फाइबर जैसे संरचना फाइब्रोनोजन जो है वो बनाता है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सारी की सारी जो कहानी है ना, इस रक्त के थक्के बनने के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, मैंने आपको बताया था कि रुधिर का थक्का शरीर के बाहर बने तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर बन जाए तो दिक्कत की बात है। तो रुधिर का थक्का बनाने से रोकने के लिए किसके इंजेक्शन लगते हैं, तो हिपेरिन व हिस्टामिन के ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये अपने को याद रहना चाहिए कि हिपेरिन और हिस्टामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अभी एक और प्रश्न अपना यहाँ पर है कि हिपेरिन और हिस्टामिन बनाने के लिए कमांड देने का काम कौन करता है, तो ये कौन करता है, ये लास्ट में अपने ने यहाँ पर एक लाइन पढ़ी थी, ठीक है। तो हिपेरिन और हिस्टामिन बेसोफिल्स, मैंने आपको क्या बताया था कि हिपेरिन कब लगता है, जब शरीर के अंदर कुछ चीज बेसी हो जाती है। तो बेसी हो जाती है इसका मतलब बेसोफिल्स, ठीक है, ये हो गया बेसोफिल्स, ठीक है, ये हो गया अपना बेसोफिल। तो ये पूरी ब्लड की जो है अपनी यहाँ तक की कहानी थी, ठीक है। तो पूरे के अंदर पूरा ब्लड जो है अपना यहाँ पर कवर हो गया। अब अगली क्लास आएगी वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी किसने इसकी खोज की थी, कौन से इंसान को कौन सा ब्लड देना चाहिए,
ठीक है, और कौन से इंसान को कौन सा ब्लड जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। इस सब के बारे में अपने जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, और उसके अंदर कौन दाता है कौन ग्राही होता है ये भी सब अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।